हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ अगेन आईटी इंडस्ट्री से एक स्टार्टअप मैं कहूँगा चार्जअप, उनके को फाउंडर मौजूद है अजहर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है वो हमें अपना टाइम दिया और काफ़ी जो है वो मुश्किल से जो है वो आपका टाइम मिलता है आईटी इंडस्ट्री के लोगों को, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री चल रही है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच। असल में आपका कंटेंट अच्छा था, आपका मतलब जो आपके जो गेस्ट थे वो अच्छे थे, तो आई थॉट कि मतलब नहीं, टाइम तो निकालना पड़ता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया गेस्ट का जो है ना, जिन्होंने हमें टाइम दिया है पास में। सर पहले तो आपसे जो है वो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, कहाँ से जो है आपने जर्नी स्टार्ट की और किस टाइम में जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि आपका पूरा जर्नी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ज़्यादा है। हमारे एक दो बड़े मखसूस डिपार्टमेंट डिवाइड किए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो एक बैकग्राउंड पता करना चाहूँगा, सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों, सॉफ्टवेयर साइंसेस क्यों नहीं, तो ये इसमें क्या बैकग्राउंड था? अच्छा, बेसिकली मैं फास्ट का ग्रेजुएट हूँ 2000 का, और मैंने कंप्यूटर साइंस ही की है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली इट्स लाइक मतलब यानी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा ये कहते हैं कि भाई पीईसी से जो रजिस्टर्ड जो है जो लोग होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, और कन्वेंशनली ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन यानी जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग जो बेसिकली आते हैं तो यहाँ कोई लैब्स तो है नहीं, तो बेसिकली दे यानी टेक यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स जनरली। तो उसी तरह मैंने बेसिकली अपना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना कैरियर स्टार्ट किया और स्टार्टअप के साथ काम किया। शुरू में अपना कराची से अपने कैरियर का स्टार्ट किया। उसके बाद मैं मूव हुआ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा। वहाँ जो है प्रोफेसर अनीता गुलाम अली की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनके साथ था तकरीबन। उसके बाद मैं प्राल मूव हो गया, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, वो मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है। वहाँ से फिर बेसिकली मैं मूव हो गया सऊदीया ऑलमोस्ट 1 साल रहा। फिर फैमिली की ट्रेवल्स फादर के इंतकाल की वजह से बेसिकली मैं पाकिस्तान आ गया। और कुछ अर्से बाद मैंने 3-4 महीने के बाद मतलब मैंने फिर दुबई चला गया मैं अवेंजा के साथ। तो आपने जो है वो बैक एंड 2000 जो है वो कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया एग्जैक्टली। तो एट दैट टाइम आई थिंक हार्डली कुछ लोगों के पास कंप्यूटर जो है वो अवेलेबिलिटी होती थी, मुश्किल से। लिटरली मैं खुद भी एक ऐसा था जिसने फास्ट की ओरिएंटेशन लैब में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर मतलब हाथ से टच किया था। और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मतलब हम लोग जाके लैब में बैठे थे, तो विंडोज़ 95 होती थी और उस पर स्क्रीन सेवर चल रहा था। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको टच किया, वो चला गया स्क्रीन सेवर। तो घबरा के दूसरे मशीन पे आगे बैठ गए कि भाई पता नहीं खराब तो नहीं हो गया सही। तो आई थिंक उस टाइम पे IBM की मशीन्स होती थी, Pentium 1 भी शायद लॉन्च पाकिस्तान में नहीं आया होगा या आ चुका था उस टाइम पे। 486 586 होते थे Pentium, हम लोगों की ड्यूरिंग स्टडीज ही बेसिकली Pentium और Pentium 2 वाले आने शुरू हो गए थे। ओके, वो दौर वैसे बहुत ही सुनहरा किस्म वाला दौर था, ब्लैक स्क्रीन डॉस की कमांड से, इट वाज लाइक दैट। GW, तो आपकी क्या GW बेसिक से स्टार्ट किया था उस जमाने में? नहीं, वहाँ पे C लैंग्वेज उस पे ज्यादा फास्ट का बेसिकली था। वो लैंग्वेज तो कोई भी नहीं पढ़ाते थे। अच्छा। वो बेसिकली क्या करते थे कि एल्गोरिथम्स और ये कोर्सेज वगैरह कंप्यूटर साइंस के वगैरह के होते थे। लैंग्वेज बेसिकली जो है अपनी सेलेक्ट कर लेते थे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया पास्कल से और फिर उसके बाद C लैंग्वेज से। होता ये था कि प्रोजेक्ट्स हम उसमें बनाते थे, लैंग्वेजेस में पढ़ाते हमें एल्गोरिथम्स थे, लॉजिक्स थे और डेटा स्ट्रक्चर्स थे। और बाकी फिर उसके बाद इवन यानी जब आप 3rd सेमेस्टर में आते थे तो उसके बाद तो फिर आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपने प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट्स हर सेमेस्टर में होते थे हमारे और मल्टीपल होते थे। नहीं, उस ज़माने में तो GW बेसिक इसलिए पूछा कि 9th मैट्रिक के अंदर भी मेरे ख्याल में जो है वो कंप्यूटर साइंस की सच कुछ उसमें नहीं थी, बुक्स वगैरह पढ़ाते नहीं थे मेरे ख्याल से। 9th मैट्रिक के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस बहुत सिलेक्टिव जगहों पे था 9th के अंदर ना। तो और मैं बेसिकली बायोलॉजी के हम लोग स्कूल में तो था ही। सही। तो इट वाज लाइक दैट कि उस वक्त यानी कंप्यूटर साइंस कॉलेजेस में भी नहीं होता, तो मैं प्री इंजीनियरिंग हम लोगों ने की थी। तो उस ज़माने में क्या थॉट प्रोसेस था पीछे कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करने का? उस वक्त जो है यानी पेट्रोमैन जो है ना वो बहुत मशहूर होती थी। पेट्रोमैन बहुत मशहूर होती थी यानी कॉमन लोगों में। लेकिन और उसके जो उस वक्त के लोग जो लोग करे हुए लोग होते हैं, वहाँ से डिप्लोमा किए हुए लोग होते थे, तो वो उनकी बड़ी वैल्यू होती थी, लेकिन होते बहुत कम थे वो। तो अच्छा, हमारे यहाँ सीन ये था कि हम लोग हर संडे को डॉन
पढ़ते थे, देखते थे। तो और मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अपने उसके लिए ग्रेजुएशन के लिए सिलेक्ट करूँ। मैं क्योंकि हैदराबाद से हूँ तो बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस भी लोगों को नहीं थी कि भाई ये यूनिवर्सिटीज़ का क्या है। वहाँ पर खाली ये नाम था कि NAD या मेहरान। बिल्कुल। तो अब NAD और मेहरान के चक्कर में जो है ना बाकी कोई लोग यूनिवर्सिटीज़ और देखते भी नहीं थे। तो मैं खैर जो डॉन की वजह से मैं डॉक्टर महबूबुल हक और फास्ट और IBA और गुलाम इसाक खान और फास्ट उस टाइम पे इनिशियली फर्स्ट कुछ ईयर्स होंगे फास्ट के कराची वाले कैंपस के 86 में शुरू हो गया था फास्ट, लेकिन इट वाज वेरी लेसर नोन। और इवन जिस कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट तो वहाँ पे बाद में नहीं लॉन्च हुआ, शुरू हुआ था फास्ट। अच्छा सही फास्ट मतलब जो है ये अपना जो कायदाबाद वाला जो सॉरी भैंस कॉलोनी वाला जो आपका वो कैंपस शुरू हुआ 96 में। अच्छा 94 और आपका किस वहीं से स्टार्ट हुआ? हम लोगों का ज़रा मैंने 98 में बेसिकली फास्ट ज्वाइन की थी, 97 में मैंने इंटर किया था और उसके बाद फास्ट ज्वाइन की। और 2000 में हम लोगों का 3 साल का BCS प्रोग्राम होता था जो कि KU से एफिलिएटेड होता था उस ज़माने में। ओके ठीक। तो उस पे पीछे वो शौक था जो कंप्यूटर साइंस पे आपको फिर लेकर आया। एग्जैक्टली। हालांकि एट दैट टाइम लकीली मतलब जो है मैं GIK और NUST और जो है लाइक IBA सब जगह मेरा एडमिशन जो है ना हो गया था। ओके। लेकिन आई वाज एक्चुअली मतलब वेरी मच पैशनेट अबाउट फास्ट। तो मतलब मैंने एक हमारे दूर के जानने वाले थे, उन्होंने किसी ज़माने में बचपन में कहा था कि यार फास्ट का टेस्ट बहुत मुश्किल होता है निकालना और IBA का ही मुश्किल होता है। तो अच्छा जब तक हम बड़े हुए तब तक पता लगा नहीं उसका नहीं GIK और NUST का ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो फिर सबके टेस्ट ही है, कराची से बाहर उन दोनों का ही जो है वो मुश्किल है। सर तो उस ज़माने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी इतनी जो है वो पढ़ाई नहीं जाती थी लैंग्वेजेस, तो मुझे जहाँ तक पता है उस ज़माने में कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी इतने ज़्यादा नहीं थे जैसे आजकल जो है वो हर जगह हैं। तो उस ज़माने में कैसे लैंग्वेजेस जो है वो फिर उसमें ट्रेन हुए? असाइनमेंट्स होते थे और जो प्रोजेक्ट्स होते थे ना तो उसमें आपको खुद लैंग्वेज सिलेक्ट करके खुद लर्न करना होता था। तो बुक से उस ज़माने में सारे बुक्स ही होती थी, तो बुक से हम लोग करते थे। और सबसे अच्छी चीज़ थी उस ज़माने में फास्ट में टोटल मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट होते थे वो 350-320 होते थे, बहुत कम स्ट्रेंथ होती थी। तो उस वक्त का फास्ट बहुत डिफरेंट था, तो कमर्शलाइज भी नहीं था, फीस भी निस्बतन बहुत कम थी आज के हिसाब से। तो लाइक उस वक्त हम अपने सीनियर्स की हेल्प से, वो सीनियर्स जो है ना वो करते थे छोटे तो जो है ना अपने वर्कशॉप टाइप की चीज़ें इस तरह की, और ख़ुद लड़के मिलकर अपने ग्रुप्स बना के करते थे। तो इसी तरह बेसिकली जो है ना वो यानी लैंग्वेजेस वगैरह सीखी। कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्यूटर साइंस में बेसिकली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो एल्गोरिथम्स, यू शुड नो एक्चुअली व्हेन टू अप्लाई व्हाट। तो ये बेसिकली जो है ना इस वक्त का यानी था कि, और अभी भी फास्ट में नहीं पढ़ाते लैंग्वेजेस। अच्छा फास्ट की हमारी बहुत आ रही है इत्तेफाक से जो है वो फास्ट जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो फास्ट के एक्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के और ओवरऑल वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ुबैर शेख असल में वो भी हैदराबाद से ही हैं। बिल्कुल वो नेक्स्ट गेस्ट है हमारे, कल उन्होंने जो है वो पॉडकास्ट में आना है। तो फास्ट का जहाँ वो पीक दौर मेरे ख्याल में फास्ट का 2014-15 तक बिल्कुल पीक था। अभी फिर यूनिवर्सिटीज़ उसके बाद जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है वो ग्रोथ हुई, मेरे ख्याल में 2008-10 के बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ओपन हुई। और हमारी एक मशहूर यूनिवर्सिटी है कराची की, वो जब से आई तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा बाकी सब का नाम पीछे रह गया है। तो उस पर अर्ली 2000 की आप बात करें तो कैसा कराची था उस टाइम पे बैक इन के, जब मेरे ख्याल में माहौल हालात ख़राब थे लेकिन माहौल इस तरीके का ख़राब नहीं था, ऐसे कह सकते हैं? तकरीबन देखें आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उस वक्त जो है भी ख़राब ही था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, हालात ख़राब थे लेकिन हालात भी ख़राब थे। और उस वक्त जो है भी कराची के जो आज वाले मसले हैं वो सारे के सारे थे, लाइक लोड शेडिंग के मसले, पानी के मसले। लेकिन उस वक्त सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी कि मीडिया इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था ना, मीडिया नहीं था, ये सारे चैनल्स नहीं आए थे। तो उस वक्त जो है ना पूरा कराची बंद नहीं होता था एक साथ, एक इलाका बंद हो जाता था तो दूसरे इलाके को पता भी नहीं लगता था। सही। तो इट वाज लाइक दैट। अब तो मतलब एक ज़रा सा कुछ हो जाए तो पूरे शहर में ऐसा आंधी तूफान आ जाता है कि बिल्कुल। अच्छा सर, ये अभी जो ये कोड को राइट करना है, आपने कहा कि सब जो है वो लॉजिक्स और एल्गोरिथम्स जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। हाउ डू यू सी कि ये मेरा मानना ऐसा है कि कोड को राइट करना भी जो है वो एक आर्ट होता है। हमारे पास उस नौइयत के आर्टिस्ट हैं या फिर आपको लगता है कि वो रट्टाफिकेशन सिस्टम हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है कि बस एक ही कोड जो है वो पहले ज़माने से लिखा हुआ आ रहा है, उसी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और वैसे ही फंक्शंस कैसे बनते हैं, वैसे ही ऊप का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही जो है वो DB की क्लास के अंदर क्या पढ़ना है, तो इस बारे में क्या कहेंगे?
असल में देखें जो भी लोग अप्लाइड मतलब यानी उसमें फील्ड में जाते हैं कंप्यूटर साइंस के बाद मतलब लाइक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसमें लेते हैं तो उनका तो लॉजिक स्ट्रांग होना मस्ट है, सही है। और दूसरा ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मतलब प्रोग्रामिंग इज़ एन आर्ट। वाई? क्योंकि जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो आर्ट से ही हो सकती है। एक चीज़ 5000 लाइनों में भी लिखी जा सकती है, एक चीज़ 2500 लाइनों में लिखी जा सकती है, तो उसके ऊपर है कि आप किस लॉजिक से लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा चीज़ ये है कि कभी भी आप कितना ही अच्छा कोड क्यों ना लिख लें, मतलब आप जब उसको 2 साल बाद देखेंगे ना तो उसमें आपको फिर रूम नजर आ जाएगा इम्प्रूव करने का। वो कांस्टेंट इवोल्यूशन है जो आपको उसके साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो बेसिकली जो है ना यानी जो रट्टे वाले लोग होते हैं ना वो तो नहीं चल पाते इसमें। मैं असल में पिछले 3-4 साल से जब से मैं पाकिस्तान में मेरा ज़्यादा रहा है रहना, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह किए और मैं तकरीबन रोज़ 2 इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट अभी भी रोज़ करता हूँ इंजीनियर्स के, क्योंकि आई एम एक्चुअली इनटू बिल्डिंग इंजीनियरिंग टीम्स। तो यानी रिस्पॉन्स अच्छा है। कुछ लोग कोविड के दौर में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स थे कि मतलब यानी आपको जो है यानी जो उसके बाद फ़ौरन थे वो नए बैच अच्छे नहीं मिल रहे थे, लेकिन इसके बाद जो है आप यानी अभी आप देख लें तो बहुत अच्छे लड़के हैं मार्केट में, मतलब जॉब्स बहुत हैं, लड़के फ़ौरन बेसिकली जो है ना हायर हो रहे हैं। और बल्कि यानी हालांकि अपेरेंटली लगता है ऐसा है कि सेशन की वजह से ये शायद ये कम हो रहा है, लेकिन ऐसा इन रियलिटी है नहीं। मार्केट उस तरीके से ही चल रही है। बहुत सारे नए चैनल्स खुल गए, बहुत सारे नए चैनल, जैसे रिमोट जॉब्स, पहले ही कॉन्सेप्ट नहीं था कोविड से पहले। अब रिमोट जॉब्स होने की वजह से जो है ना इतनी सारी एक आवाम है जो मेरे ख्याल में कराची को फेस ही नहीं करती, वो सारा दिन घर में ही पड़ी रहती है और कोड करती रहती है और डॉलर छापती रहती है। बिल्कुल। तो इट इज़ लाइक दैट। तो वो आपको लगता है कि वो कल्चर अच्छा है, या पहले जो एक रिमोट के हट से जो एक जॉब होता था कि आपने पूरा ऑफिस में जॉब इन्वायरमेंट किस तरीके से आपको जो है वो डेवलप कर रहा होता है, नर्चर कर रहा होता है आपकी जो है वो स्किल्स को, या घर पे बैठ के आप कहो कि यार मैं घर पे बैठ के अकेले से अपने रूम में बंद होके जो है वो काम कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन सा है? असल में ज़्यादा प्रोडक्टिव तो बेसिकली जो है वो आपका जो है ऑफिस एनवायरनमेंट है, क्योंकि यू नो सिर्फ आप सिर्फ अपने काम से नहीं सीखते चीज़ें, आप बेसिकली अपने एनवायरनमेंट से भी सीखते हैं, कल्चर से भी सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। रिमोट जॉब उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि लाइक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स या इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके लिए फिर भी सही है कि वो अपना एक टास्क ले लें, वो कर लें, लेकिन वो शदीद मिस आउट करते हैं उस चीज़ों को जो बेसिकली लीडरशिप वाली एबिलिटीज़ हैं वो लोगों से इंटरेक्ट करके ही आती हैं। तो ये जहाँ तक मैं आपकी बात समझाऊँ कि पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ में से स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट हो रहे हैं, उनके अंदर वैसी क्वालिटी है compete करने की, और उनके जो क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामिंग जो है वो उस नौइयत की है कि हम उसको इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट्स, और इसको हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं अपनी IT एक्सपोर्ट्स को। देखें IT एक्सपोर्ट तो मुसलसल बढ़ रही है पाकिस्तान की, ये रियलिटी। लेकिन आपको लगता है उस वॉल्यूम पे बढ़ रही है जिस वॉल्यूम पे बढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल सही वॉल्यूम पे बढ़ रही है कि जिस तरह की जिस क्लास के हम ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसमें लाइक सारे पोर्शंस हैं, सब लोग बेस्ट नहीं है, सब लोग जो है यानी मीडियोकर भी नहीं है। तो मतलब जो है ना ये वाली जो चीज़ है ना बेसिकली, जब तक ये यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन थोड़ी सी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी, और ये हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है कि अब जो है लड़कों को पता है कि उन्हें रिमोट जॉब करनी होगी, तो दे हैव टू वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन, देयर इंग्लिश ऑल्सो, देयर इंटेलेक्चुअल लेवल एज वेल, कि दे शुड नो हाउ टू इंटरेक्ट। तो मतलब ये क्योंकि ज़ाहिर है 3-4 साल से ज़्यादा शुरू हुई है, पहले बहुत कम होती थी इस तरह की चीज़ें, तो ऐसा ऐसा लोग इसको इवॉल्व कर रहे हैं। इवन जो है यूनिवर्सिटीज़ भी बेसिकली जो है ना अब करके अपना एकेडमिया वगैरह प्लान कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ का प्रोफेशनल्स के साथ किस तरीके की कनेक्टिविटी है आज के दौर के अंदर, कि किस तरीके से उनको लेके जो है वो अपने करिकुलम को डिज़ाइन करना, अपने प्लान्स को, अपने टेक्निकल स्किल्स को डिज़ाइन करना, कि जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है? देखें यानी मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को तो खुद जानता हूँ जो बेसिकली जो है रेगुलरली सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहते हैं, प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, एकेडमिया को भेजते हैं, सेशंस करते हैं, टेम्पल्स में भी रहा, रॉयल साहब में भी रहा, इस तरह का कि मैं IB भी जाता रहा हूँ, इस चक्कर में फास्ट भी जाता रहा हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी भी बेसिकली। तो मतलब दे हैव एक्चुअली दैट रियलाइजेशन कि लाइक मतलब उन्हें ज़रूरत पड़ती है फीडबैक की, प्रोफेशनल्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि मतलब ना यानी कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है ये यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पता होना ज़रूरी है। आई थिंक जो प्रोफेशनल आपको स्किल्स सिखाएगा वर्सेस कि एक टीचर है,
ठीक है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन अगेन कि उसके जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं शायद इतने अच्छे ना होंगे क्योंकि वो शायद प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इतना इवॉल्व नहीं है, किसी जगह काम नहीं किया और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, उसकी बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है प्रोफेशनल्स ही बता सकते हैं। और उनको दूसरी बात ये कि सॉफ्ट स्किल्स की भी जो है वो एक आइडिया प्रोफेशनल्स को ज़्यादा होती है कि आपको क्या चीज़ जो है वो मार्केट के अंदर काम आएगी। आपका जो है वो कोड बनाना ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जो है वो साथ में चल रही होती है। प्रोडक्ट को बनाने के साथ, प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट को बेचना भी जो है वो थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ होती है जो स्किल आपको आनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं की जाती। यू आर राइट लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी की सारी उनको ये रियलाइजेशन है। और थोड़ा सा मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये कहता है कि यूनिवर्सिटी बेसिकली जो है ना वो आपकी जगह है सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न करने की। सही है, आप ये सोच के नहीं पढ़ेंगे आपको जॉब कैसी मिलेगी। आप सिंपल सी बात है, आप अपने जो आपको कोर्स सब्जेक्ट्स और जैसे भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। और बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स का काम पढ़ाना नहीं होता, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स का काम बेसिकली गाइड करना होता है, डायरेक्शन देना होता है कि आपने पढ़ना कैसे है। सही, ये सिर्फ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है या पाकिस्तान से बाहर भी ये कॉन्सेप्ट है? पाकिस्तान से बाहर भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान से बाहर भी देखिए यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहाँ मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो है ना यानी क्लासेस के लोग आके पढ़ते हैं। सुनना चाह रहा था एनवायरनमेंट वाला, क्योंकि हमारा एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो शायद पढ़ाना ही सब कुछ होता है। यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऑफिस से भी आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, उसके अंदर किस तरीके से नर्चर करना है वो आपके ऊपर होता है कि आप उस एनवायरनमेंट को किस तरीके से। अब 10 लोग और मिलते हैं जो आपके माइंडसेट के होते हैं, आप उनके साथ बैठ के काम कर रहे होते हो, आप टीचर से चीज़ें पूछ रहे होते हो, तो एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए शायद मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी की लाइफ थोड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो यूनिवर्सिटी में आप करते हैं ना वो सारी ज़िंदगी आपके काम आती है। तो अपने ये 3-4 साल जो यूनिवर्सिटी के होते हैं ना इसे जितना प्रोडक्टिव गुजार सकते हैं गुजारें, क्योंकि बाद में वो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी जब आगे अपने कैरियर में चले जाएंगे। और क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में तो चलें आप जैसे एक जैसे हो जाते हैं कुछ अरसे में ना, पढ़ते पढ़ते एक ही जैसे सोच कर जाते हैं। जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग आपके सामने साथ बैठे होते हैं, तो उसमें शदीद जो है स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तो कट थ्रॉट कंपटीशन है। बिल्कुल एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोज, मतलब ना यानी इस तरह का चीज़ है कि आप अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप फ़ौरन ही बेसिकली जो है ना हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप यूनिवर्सिटी अपनी अच्छी पढ़ के आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, आपको सॉफ्ट स्किल्स बिलीव भी होती हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में लाइक बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे सोसाइटीज़ हैं, और मतलब जो है वो एक एनवायरनमेंट यानी आपको क्रिएट करके देती हैं। ऐसा एनवायरनमेंट आपको आप खुद भी देखें तो ना कॉलेज में मिलता है ना स्कूल में मिलता है, वो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही मिल सकता है। बिल्कुल। तो आपने फिर मिड ऑफ 2000s के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की? एग्जैक्टली 2006 के अंदर, 2000 मतलब 4 से मैंने सेंट एजुकेशन फाउंडेशन ज्वाइन कर ली थी और 2008 तक मैंने फिर प्राल से एंड किया। 4 साल बेसिकली मैं गवर्नमेंट के साथ रहा। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने? SEF तो बहुत ज़बरदस्त था। सेंट एजुकेशन फाउंडेशन मैंने वहाँ से सीखा कि इंटेलेक्चुअल होना कैसे कहते हैं, कैसे बन सकते हैं आप इंटेलेक्चुअल। आप अनीता ने मुझे, क्योंकि मैं उसको बहुत शर्मीला सा बच्चा साइड में बैठा हुआ होता था और मैं काम करता रहता था। आपा जो है शी वॉज अ ग्रेट लीडर, और उनके साथ जो मैनेजमेंट के सारे डायरेक्टर्स वगैरह जो हमारे लोग थे मेन, उन्होंने मुझे बहुत पॉलिश किया कि लाइक मेरी वो स्किल्स को इन्हांस किया जो मुझमें बहुत कम थी, जैसे सॉफ्ट स्किल्स। मैं बहुत शाय था, बोलता नहीं था, चीज़ों की आर्टिकुलेशन सही नहीं आती थी, तो दे एक्चुअली हेल्प मी अलॉट। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपकी सिर्फ ये टेक्नोलॉजी की बुक्स के अलावा ना ये भी बुक्स होती हैं, ये पढ़ो, इनमें भी बेसिकली जो है ना बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी वो जो है वैसी वाली जो नॉन कंप्यूटर साइंस वाली बुक्स पढ़ने की, फिक्शंस की, लिटरेचर की, वो आदत मुझे वहाँ से पड़ी। तो इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन माई पर्सनैलिटी SEF ने। और उसके बाद मैं प्राल में रहा। प्राल वॉज डिफरेंट, मतलब वो इट वॉज मतलब यानी आई वुड नॉट से कि इट वॉज गवर्नमेंट वाला जो एक एग्जैक्टली, और बहुत टफ एनवायरनमेंट था। टफ मीन्स के मतलब यानी वो पॉलिटिक्स भी थी और मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स थे, 24 आवर सपोर्ट थी, और पाकिस्तान में कोई काम नहीं करना चाहता तो हर चीज़ घूम घूम के फिर आपके पास आती है फ़ोन में आखिर में। हाँ, अगर आप काम करने वाले तो आपके पास ही सारी चीज़ें आ जाती। तो एग्जैक्टली, और फिर रियलाइजेशन इस चीज़ की होती नहीं है कि भाई यानी दिस इज़ नॉट एक्चुअली, यू आर नॉट सपोर्ट गाय, यू आर एन आर्किटेक्ट, यू आर अ सॉफ्टवेयर लाइक इंजीनियर। तो मतलब आप सपोर्ट नहीं देंगे आप तो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर सीन ये था कि भाई जिसने कोड लिखा है ना वही बताएगा सारी चीज़ें, और एक ही बकरा मिल गया उसी को जो है वो आप हलाल करते रहो। एग्जैक्टली सर। तो उसके बाद फिर आपने जो है वो सऊदीया शिफ्ट हो गए थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल गए, तो उसकी वजह क्या अपॉर्चुनिटी अच्छी आई या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम इतना
असल में बेसिकली जो है ना यानी 2007 के दिसंबर में बेनज़ीर की शहादत हो गई थी। सही है। तो उस वक्त आई वाज स्टक ऑन द रोड ना, मतलब फॉर 6 and 7 hours। तो उस वक्त जब मैं रोड पर कौन से एरिया में थे वैसे? मैं बेसिकली प्राल के ऑफिस से टावर से निकल के कस्टम हाउस से मैं जा रहा था अपने घर फेडरल बे एरिया। तो अच्छा उस वक्त मेरे पास गाड़ी भी गवर्नमेंट की थी, सही, जलाने का बेहतरीन आइटम, सही ना। तो मैं निकला बाहर, अच्छा रास्ते में ही वह जो है अपना फंस गया, क्या नाम है, लियारी के करीब इलाके साइड एरिया वाले पीछे से जा रहा था मैं। तो उसी में मुझे इत्तेफाक से मैसेज आ गया कि बेनज़ीर की शहादत हो गई है। ओके। तो मैं समझ गया, मैंने कहा बेटा ये तो काम हो गया, खराब हो गया। मैंने गाड़ी वहीं से घुमाई, वापस ऑफिस लाके गाड़ी पार्क की और फिर मैंने टैक्सी से जाऊँगा। अच्छा। तो ये करते करते पूरा उसमें तकरीबन 6 टैक्सियाँ, 2-4 रक्शे, 7-8 किलोमीटर पैदल, रोते रोआते अपना बस पहुंचे घर। और ये फैसला करके पहुंचे कि निकलना है यहाँ से, ये यहाँ से जाना है बाहर। एग्जैक्टली। अच्छा, आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए ना। तो मैं यहाँ पे जौहर मोड़ के ऊपर मिलेनियम मॉल के पास एक उस जमाने में काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट होता था, वहाँ पे मैं पढ़ रहा था। तो हमारी क्लास मगरिब की अजान मेरे ख्याल से हो चुकी थी या मगरिब की अजान होने वाली थी। 6:15 का टाइम था। बिल्कुल, हाँ, ये 6-6:15 का टाइम था। हमारे जो है वो बाहर से कोई लड़का आता है, जल्दी क्लासेस बंद करो, और बेनज़ीर को मारा है और सारे हंगामे शुरू हो गए हैं, जौहर मोड़ पे बस जला दी है। तो हम लोग बिल्कुल हक्का बक्का। अच्छा, मेरा घर जो था वो इट वाज नियर मौसमी चौरंगी, कराची यूनिवर्सिटी से आगे अगर आप डाउ पे जाते हैं। तो अब वो इलाका ऐसा था कि वहाँ पे सिर्फ उस ज़माने में चिंची चल रही होती थी, बाइक वाइक कुछ थी नहीं। तो कुछ मिला नहीं, आई स्पेंड माई नाइट यहाँ पे, अपने मेरे चाचू थे जौहर चौरंगी पे, वहाँ पे रुका। फिर फजर के टाइम पे जो है वो मेरे अब्बू कहीं से लेने आए और वो उस टाइम पे घर पहुंचे। तो वो पूरा जो एक 12-14 घंटे का जो सफ़र था ना, वो ड्रास्टिक था। तो उसके बाद फिर आप होगा आपके, वो आंखों में अभी तक गए नहीं होगा, अभी भी है मुझे, अभी स्टिल की अभी भी ये बात कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से याद है जौहर मोड़ पे किस तरीके से बसें जलाई थी और जौहर चौरंगी पे क्या क्या हुआ था। बहुत ही बुरा सीन था बस। तो उसके बाद फिर आप सऊदीया चला गया। तो क्यों सऊदीया, क्यों वहाँ अपॉर्चुनिटी खुद वहीं से आई थी या फिर आप वहीं से आई थी? वहीं से अपॉर्चुनिटी आई थी। असल में ज़ाहिर फास्टियंस में ये भी बड़ा बेनिफिट है कि आपकी एक कम्युनिटी होती है, तो दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो मुझे बेसिकली सऊदीया से जो है यानी अपॉर्चुनिटी आई और काफ़ी अच्छे पे स्केल पे आई। मेरी फैमिली खिलाफ थी इसके मेरे पास जाने से। देवर सेइंग के प्राल में काम करो, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा पैकेज है, और फिर गवर्नमेंट है, यू विल एक्चुअली ग्रो फर्दर और बहुत तेज़ी से आगे जाओगे। तो लेकिन मैंने कर लिया था कि नहीं भाई। At that time you were married थे? मैरिड 2004 में मैं हो गया था। 24 की एज में मैंने शादी कर ली थी। अच्छा। और 25 में मैं एक बेटी का बाप था। तो यानी ठीक एग्जैक्टली। तो उस जमाने में वो भी जिम्मेदारी थी, तो वो भी एक डर खौफ होता है कि बंदा जो है वो थोड़ी जब आपके पेरेंट्स भी यहाँ थे ना, पेरेंट्स भी आपके हैदराबाद में रहते थे, आप अकेले यहाँ रह रहे हैं, तो बेसिकली जो एक थोड़ा सा एक सेंस ऑफ जो है ना वो यानी फियर बहुत आ जाता है कि यार। तो सऊदी एक मुश्किल फैसला नहीं था कि इस सेंस में कि फैमिली को भी मूव नहीं कर पाते आप फॉरेन? हाँ, ये मुश्किल फैसला था क्योंकि सऊदी में अभी भी ये चलता ही है कि पहले आप खुद जाते हैं, 3-4 महीने आप अपना रहते हैं उस पर प्रोबेशन पे, और उसके बाद फिर आपका फैमिली वीज़ा आपका लगता है, तो आप यानी फिर उसके अपनी फैमिली मूव करते हैं। तो लेकिन खैर है, उस वजह मुझे इसलिए मुश्किल लगा नहीं कि मेरी फैमिली, मेरा बेगम तो बहुत मोटिवेटेड थी, अच्छा यहाँ से निकलेंगे, बस निकलेंगे, सही यहाँ से निकलेंगे। तो मतलब हर तरह का मुझे कॉपरेशन उसमें मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई सही है ठीक है, 3 महीने नहीं 6 महीने नहीं साल भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे। इट वाज लाइक दैट। तो वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजिकल अगर एस्पेक्ट से देखूँ तो सऊदी उस टाइम पे किस तरीके से था? अच्छा, सऊदीया बेसिकली उस वक्त जो है एग्जैक्टली बहुत ग्रोथ उसमें चल रहा था। वो सऊदीया बेसिकली आमतौर पे उस वक्त यानी ग्रोथ में होता है जब और मार्केट्स डाउन होती। ये एक बड़ा कॉमन है क्योंकि वो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते, सऊदीया को बेनिफिट होता है और बाकी पूरी दुनिया उसे झेलती है। तो वो अच्छा चल रहा था। और जो है किंग अब्दुल्ला वगैरह के किंग थे, ही वाज आल्सो वेरी फॉरवर्ड लुकिंग गाय, तो काफ़ी अच्छी चेंजेस थी। मैंने वो सऊदीया नहीं देखा जिसके बारे में सुना करता था कि भाई बहुत रेडिकल है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इट वाज नेवर लाइक दैट। और मुझे कभी इस तरह का वहाँ यानी मैं 8-9 साल वहाँ रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है ना बेसिकली मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि हम कोई अजनबी गैर मुल्की, ऐसा नहीं, बल्कि सऊदीज मुझे बहुत कोऑपरेटिव लगे। सऊदी रिफाइनरी में भी आप थे ना? सऊदी अरामको के साथ तो वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं है
उस जमाने में था? नहीं, वो मल्टीनेशनल मतलब हर तरह का है वहाँ, अमेरिकन, सऊदीज, ये वो, इवन वहाँ सऊदीज भी बहुत मॉडर्न थे उस वक्त से, मॉडर्न थे मतलब, क्योंकि वो जो अपना देहरान के अंदर इनका मेन कैंप है, और जो मुनीरा वगैरह और जो जगह पे इनके कैंप्स है ना, दे वर लाइक कि वो आपको लगता ही नहीं आप सऊदीया के अंदर हैं, दे वर मोर एडवांस देन दुबई एट दैट टाइम। ओके, हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार रोड, शानदार लोग, कल्चर, अंदर कोई अबाया टाइप का कुछ भी नहीं, तो यू मतलब यानी यू विल नेवर फील कि यू आर इन सऊदी अरेबिया। यू आर लिविंग इन रियाद, जद्दा? आई वाज लिविंग इन खबर, तो व्हिच इज एक्चुअली 10 माइल्स अवे फ्रॉम देहरान। ओके, सही। तो इट वाज बैक इन 2016 आई गेस, जब आप वापस आए? जब मैं वापस आया हूँ, वापस तो मैं आया हूँ 2019 के एंड में, तो बल्कि 2020 के मतलब मैं आया था, लेकिन और अभी फैमिली मूव करके, लेकिन फिर मैं वापस चला गया था, और फिर कोविड के वक्त में वापस आया हूँ फिर दोबारा। तो वो फैसला सऊदी से वापस आने का? असल में मैं मूव करने वाला था यूएस। ओके, सही है। तो मैंने बेसिकली एक नई कंपनी ज्वाइन की थी, जिसमें बेसिकली सीन ये था कि दे प्रॉमिस मी कि दे विल एक्चुअली कीप मी in Saudi Arabia for some time and a year, and they will actually process my L1 visa to move into the US. तो मैं असल में 8-8.5 साल वहाँ काम कर चुका था, और जो है मतलब एक्टिवली काम किया था वहाँ, मतलब यानी कम्युनिटी वर्क भी, अपनी जॉब भी, तो बड़ा उसमें एक था। तो अब मुझे कुछ नई चीज़ चाहिए थी कि यार कि मतलब अब कोई नई जगह एक्सप्लोर करें, नई जगह जाएं। इवन मेरी थोड़ी सी नेचर है, आप मेरा शायद देखेंगे तो मेरी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे जॉब्स में जो मैंने एक लंबी जॉब की है उसमें भी बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं 2 साल मैं ऑपरेशनल चीज़ों में कभी नहीं पढ़ता। आप मेरे सामने एडमिनिस्ट्रेटिव काम या कोई ऑपरेशनल काम रख देंगे ना, तो फिर आप समझ लेंगे मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। सही। हाँ, तो आई एम एक्चुअली आई जस्ट वांट टू बी लाइक मतलब ये ना क्रिएटिव गाय, जो कि हमेशा डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर नहीं चीज़ों, तो ये वाला सीन है। पैसे वैसे नहीं देखता हूँ मैं कि भाई पैसे कहाँ से अच्छे मिल रहे हैं, ये वो नहीं है। सही। आई रन आफ्टर मतलब एक्सपोजर। अच्छा, तो आप वापस आए 2019 के अंदर, तो यूएस का फिर क्या हुआ? फिर वो कोविड आ गया 2020 के, फिर उसके बाद वो रुक गया सीन पूरा यूएस का। तो एट दैट टाइम आप रिजाइन दे चुके थे वहाँ से, सऊदीया से मैं अपना पैक कर चुका था। फैमिली मैंने 2019 में मूव कर चुका था, नई कंपनी ज्वाइन कर चुका था, 3 महीने कर चुका था उनके साथ। अब था ये कि 9 महीने बाद दे विल प्रोसेस माय L1, और उसके बाद जो है ना मैं यूएस चला जाऊंगा उनके उसमें। तो ये प्लान था। वो कोविड का वजह से जो है, कोविड की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया, फिर कोविड की वजह से माइंडसेट चेंज हो गया। फिर ये हो गया कि भाई यूएस क्यों जाए, सारा काम तो पाकिस्तान बैठ के ही हो रहा है। इट वाज लाइक दैट। तो फिर मैंने उनको भी यानी कहा कि भाई नहीं, मना हो गया। सही मतलब मैंने वैसा नहीं कर सकता। तो यहाँ के फिर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक मुश्किल हालात में गए थे 2007 में, और फिर जो है वो एक मुश्किल हालात में वापस आ गए पाकिस्तान। तो यहाँ पे आगे फिर क्या ज्वाइन किया आपने? टेम्पल्स ज्वाइन कर ली थी। पहले रॉयल शहर में ही रहा था जो मैंने वहाँ सऊदीया में ज्वाइन की थी। उसके बाद जो है ना फिर मैंने टेम्पल्स मूव हो गया था। डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग था। लीडरशिप रोल्स में तो मैं लास्ट 10-11 ईयर से था। मतलब यानी आई वाज लाइक हेडिंग डिपार्टमेंट्स यानी माइक्रोसॉफ्ट का और उसका डेवलपमेंट का। तो मतलब यानी इसलिए जो है ना यानी यहाँ भी मुझे फिर लीडरशिप पोजीशंस में ही आना था। तो और तो एक्सपोजर ज़रा था, तो आराम से वो मिल भी गई। तो फिर टेम्पल्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ज़बरदस्त। टेम्पल इज़ अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और जो यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो दे ऑल्सो कैन गेट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि टेम्पल्स जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म, एज अ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है वो। इट एक्चुअली नॉट ओनली बिल्ड यू मतलब गुड इंजीनियर, बट ऑल्सो अ वेरी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड इंडिविजुअल। ये उसका सारा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो जाइंट्स हैं जैसे टेम्पल्स हैं, इनके कल्चर में अगर मैं बात करूं तो अडॉप्टेंस आई है कि इट्स मोर अबाउट स्किल्स रेदर देन डिग्री, या अभी भी थोड़ा सा कम है? ये कम है। असल में देखें, स्किल्स वाले लोग जो है ना, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स वाले होते हैं वो लोग आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्किल्ड नहीं होते हैं। दे समझते हैं कि वो स्किल्ड है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है ना, जो बिजनेस है उसमें बेसिकली जब जैसे टेम्पल्स है या सिस्टम्स है, ये इनकी कस्टमर्स यूएस की बड़ी कंपनी है, सही है। तो वहाँ बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप की है। वो इस तरह की नहीं है कि मतलब आपने नेक्स्ट जेएस पे एक साइट बना ली तो आप स्किल्ड हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सही। तो ये है इसलिए। और यानी ज़्यादातर लोग जो मैंने भी देखा है, वो जो डिग्री किए पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, जो इसके जो डिग्री लेके आए हुए होते हैं, या इवन डिग्री भी कंप्लीट ना किया, यूनिवर्सिटीज़ गए हो, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं नॉन डिग्री वालों से।
क्योंकि ज़ाहिर है उनका आप एक्सपोजर का एक है, शॉर्टकट नहीं होता कोई शॉर्टकट जो है ना, यानी अगर आप बहुत एक्सेप्शनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये जो हमारी इतनी बड़ी फ्रीलांस की कम्युनिटी है, इनके अंदर मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है मेजॉरिटी जो है वो स्किल्ड है, डिग्री याफ्ता नहीं है, वो दूसरे टाइप का काम कर रहे हैं, वो उनका काम। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर उनका जो है वो उनकी क्वालिटी जो है वो काम की इतनी अगर अच्छी नहीं है तो दे कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तानी मार्केट के, वहाँ पे एक रेपुटेशन का इशू आ जाता है अगर काम वगैरह काम ख़राब कर दे या प्रोफेशनलिज्म ना हो काम के अंदर। अच्छा नहीं, मसला उनकी क्वालिटी का नहीं है, उनको प्रोजेक्ट्स बहुत छोटे मिलते हैं, इंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, उसमें एक्सपोजर नहीं मिलता आपको। ज़ाहिर है आप अगर खुद से एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, $2-3 स्किल होगी आपके पास, सही है, या PHP आती होगी, या आपके पास बिल्कुल ASP आती होगी, ऐसा नहीं है कि लॉजिक्स और फाउंडेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, फाउंडेशन बनते हैं ना, जैसे फेसबुक है ना, वो एक PHP में बनी हुई साइट नहीं होगी, वो मतलब उसके मल्टीपल डेटा सेंटर्स हर चीज़ में यूज होती है। ओके ठीक। तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया, कुछ स्टार्टअप कल्चर की तरफ भी आए, तो स्टार्टअप कल्चर कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अभी? अभी तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ग्रे वाला एरिया है, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप बेसिकली क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो ज़ाहिर है मतलब यानी फंडिंग की तरफ से तो इट्स नॉट मतलब यानी हॉट, मतलब यानी लोग अभी सर्वाइवल की बेसिकली जंग कर रहे हैं। कुछ शेडी नहीं है स्टार्टअप का कल्चर पाकिस्तान में? अच्छा खासा शेडी है ज़्यादातर, बेसिकली मैंने तो ये देखा है क्योंकि मैं खुद भी तकरीबन अच्छी खासी स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टमेंट करके फंस गया, मतलब ना वो पैसे लेके भाग गए बच्चे, आए उन्होंने अपने आइडिया पिच किया, लड़की भी अच्छे थे लगे, मैंने उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दे दी, उसके बाद वो पैसे लेके गायब हो गए, फिर बहाने इस तरह के, तो थोड़ा सा मसला है। लेकिन अच्छी जगहों के लोग ना अभी भी जो है वो भी मौजूद हैं। तो थॉट प्रोसेस क्या होता है किसी भी स्टार्टअप को जो है वो उस पर इन्वेस्ट करने के लिए? असल में थोड़े से शेखशिली टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं कि भाई मैं ये बना दूंगा, कैसे बनाऊंगा पता नहीं। आपका क्या दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टार्टअप? देखिए सबसे पहले तो मैं देखता हूँ टीम कैसी है, सही टीम कैसी है, मतलब यानी मतलब जो स्टार्टअप का आइडिया लेके आ रहे हैं उस टीम वो बना सकती है नहीं सकती है, सही है, तो उस बेस पे फिर उनका आइडिया कैसा है, उसकी मार्केट कैसी है, मतलब टाइम कैसा है, इस टाइम पे लॉन्च हो सकता है जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो देख के वो मेरा क्राइटेरिया होता है सिलेक्ट करने का। मैंने सारे ही उस पर किए, लेकिन वो पैसे लेके भाग जाएंगे ये तो पता नहीं लगता आपको, बिल्कुल ठीक है ना, कि आप बाद में बहाने शुरू हो जाएंगे कि पैसे लेने के बाद कि भैया नहीं ये अब नहीं हो पा रहा, ये इस तरह नहीं हो पा रहा, ये मसले होते हैं। सही। तो इसमें अगर हम देखें कि मेजॉरिटी अगर हम देखें कितने ज़्यादा आपके स्टार्टअप्स हमारे मैच्योर हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा होता हूँ कि यूनिवर्सिटी से अभी लड़का कोई ग्रेजुएट नहीं होता, 2-3 लड़कों को साथ मिलाते हैं और दे स्टार्टिंग वर्किंग ऑन सम आइडिया, और वो स्टार्टअप का नाम देके और उसके ऊपर इंक्यूबेशन के ऊपर बैठ गए। आपको नहीं लगता कि जो है वो सून आफ्टर यू ग्रेजुएट आपको कुछ अरसा जो है वो एज एन इंटर्न ही सही लेकिन कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत होती है टू गेट द नो हाउ ऑफ द मार्केट, किस तरीके से काम कर रही है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या चीज़ें काम आती हैं क्या नहीं आती? तो आपको लगता है एक ये गैप हम देख रहे हैं करंट यंगस्टर्स के अंदर के एक स्टार्टअप कल्चर को कुछ ज़्यादा एग्जैगरेट किया गया है? एग्जैगरेट तो हुआ है सर, इतने $multi-million मिल रहे हैं स्टार्टअप्स को, फैसिनेट होते हैं ना पैसे देके कि भाई ये मैं भी ये कर ले लूँगा, ये $1 million मेरे पास होते तो क्या होता। तो ये वाली जो है ना थॉट वो आ जाती है लोगों में। देखिए स्टार्टअप का जो ना यानी सिंपल सी बात है, आप कभी भी कर सकते हैं एज में, आपका जब आप समझते हैं ना आप रेडी हैं आप कर सकते हैं। स्टार्टअप बेसिकली जो नॉर्मल हमारी इंडस्ट्री है ना सर्विस इंडस्ट्री, वो आपको स्टार्टअप करना नहीं सिखाएगी कभी भी। जहाँ वंस एक्चुअली यू स्टार्ट गेटिंग अप योर मंथली सैलरी, तो आपका स्टार्टअप करने का भूत ऐसा कम होता जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नॉर्मली सैलरीज अच्छी होती हैं, आप अगर और लोगों के से कंपेयर करें तो अच्छी होती हैं, तो दे फील वेरी हैप्पी कि भाई दे आर अर्निंग एक्चुअली अ गुड मनी आउट ऑफ इट, तो व्हाई टेक रिस्क। सही। अच्छा, मैं कल एक मज़े के 2 सवालात हैं जो मैं अभी रिसेंटली मैंने अभी इसमें ऐड किए हैं। मैं अक्सर 2-3 लास्ट कैसे से पूछ रहा हूँ। एक तो कल मुझे जो है वो कल तो नहीं खैर कुछ अर्से पहले जो है वो एक डिबेट हमारे ग्रुप में चल रही थी कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपर की, असल में हमारा एक दोस्त है एंड ही इज़ बिन इनटू प्रोग्रामिंग साइड के ऊपर ही है जहाँ पे जॉब कर रहा है अभी तक। वो कहते हैं ना कोडिंग करके बैठना, इट्स बीन मोर देन 7 to 8 years। तो हमारा उस पर डिबेट हुई कि यार सही है, लेकिन डेवलपर की लाइफ जो होती है ना, लाइफ से करिए कि आप जो है वो आपका जो दिमाग की जो सलाहियत होती है कि जो कितना नए किस्म से काम कर सकता है, कितनी अच्छी लॉजिक्स परफॉर्म कर सकता है, एल्गोरिथम्स कितने अच्छे डिज़ाइन कर सकता है, वो होती है 5 से 8 साल।
तू अभी तक 5 से 8 साल तक जो है ना एक ही कंपनी में बैठा हुआ है, कुछ ग्रोथ कर और मैनेजर की उसकी सीट पर जा, ताकि तुम्हें वहाँ पे जाके थोड़ा सा अलग किस्म का एक्सपोजर मिले। कब तक बैठ के खुद डेवलपमेंट करता रहेगा? तो डू यू थिंक कि इस कोई एक पर्टिकुलर लाइफ होती है एक डेवलपर की और उसको थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए कैरियर के अंदर ग्रोथ करने के लिए? नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी देखे जो 25 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बुढ़े हो गए हैं, लेकिन दे लव दैट, दे एक्चुअली हैव पैशन फॉर दैट, तो वो करते हैं। असल में लोगों की एक नेचर होती है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बेसिकली जो इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, वो उनके लिए वही चीज़ ज़्यादा सूट करती है कि भाई हम खुद बैठे हों, हम अपने प्रोग्राम से बात करते रहें, ये करते रहें। और लीडरशिप रोल जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें एक्चुअली आपको अपने साथ के सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो हमारी दिमाग की जो एक थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो भी 30-32 के बाद जो है वो थोड़ी सी नहीं ऐसा कुछ नहीं? मैं अभी जो मेरे साथ को फाउंडर है ना, वो 55 प्लस हैं, ओके, एंड ही इज़ अ वेरी शार्प गाय। मतलब उनकी कोडिंग के अंदर नहीं, ही इज नॉट अ कोडर ना, मगर ही इज टेक्निकली वेरी लॉजिकल। मतलब यू कैन नॉट एक्चुअली मतलब यानी ना आप उन्हें आराम से चुना ही लगा सकते। नहीं, मैं इसकी कोडिंग के हवाले से बात कर रहा था। अगर कोडिंग की लाइफ में बोलूँ कि वो 55 साल का एक इंसान जो है वो वैसा कोड लिख सकता है जो एक यंग 25-26 साल का लड़का लिख सकता हो? अगर उसने अपने ऊपर काम किया है ना कंसिस्टेंटली तो लिख सकता है। मेरे साथ सऊदी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक मेरे कोलीग थे, इजिप्शियन थे, एंड ही वाज एक्चुअली 66 ईयर्स ओल्ड, एंड ही वाज एक्चुअली यानी जावा प्रोग्रामर, एंड ही लव्ड कोडिंग। और मतलब यानी सीन क्योंकि वो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी में भी कई सालों से थे ना, तो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या वो एसेट थे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उनको ही पता थी सिर्फ। तो वो रिटायरमेंट उनकी 60 के बाद वो कई साल तक तो वो एक्सटेंशंस पे ही चलते रहे। तो ही वॉज वेरी पैशनेट, ही वॉज इजिप्शियन गाय। तो मैंने वहाँ ये भी देखा, तो इट्स योर चॉइस ना, मतलब ये आप करते रहें, आप होते रहेंगे, मतलब यानी आप अपने आप को ग्रूम करते रहें और आपको बढ़ती रहेंगी चीज़ें। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से सर्विसेज वर्सेस प्रोडक्ट के अंदर क्या कौन से बिजनेस पाकिस्तान को ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं आईटी के अंदर? एक चीज़ होती है सर्विसेज प्रोवाइड करना, आपने सॉफ्टवेयर हाउस खोल दिया, आपने किसी बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर दिया कि यार आप हमें यहाँ पे काम दे दो, हम यहाँ काम चला रहे हैं, वर्सेस कि आप अपना एक प्रोडक्ट बनाओ और उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करो। ग्रोथ किस में ज़्यादा है? देखिए ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ ज़्यादा जो है, ज़्यादा अगर आप कहते हैं एक्स टाइम जो ग्रोथ है वो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर है, सही है। सर्विसेज कंपनी इज जस्ट फॉर रोलिंग कैश। आप पे करते हैं और मतलब आप काम करते हैं और आप पे मिल जाती है फ़ौरन। तो इट इज़ लाइक, और इसी वजह से थोड़ा सर्विसेज का बिजनेस जो है जो क्विक कैश है, तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ज़ाहिर जो है आप वो कर लेते हैं आराम से। प्रोडक्ट के बिजनेस में यू हैव टू पुट मनी, योर लाइफ, योर पैशन इनटू दैट। बिल्कुल। तो लेकिन जब वो अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट बन जाए तो फिर वो एक्स टाइम ग्रो करती है। दुनिया में आप देख लेंगे जो सर्विसेज कंपनी है वो मतलब उनका एक रेंज है, उसमें मेरे ख्याल में सर्विस कंपनी में अगर आप बड़ी कंपनियां देखेंगे, एफिनिटी और आपका क्या नाम है, अगर इंटरनेशनली देख लेंगे तो एक्सेंचर है और आपकी TCS है, इनके लाखों से में एम्प्लॉइज़ हैं। तो वो बेसिकली आप देखें ना कि उनकी वो वाली ग्रोथ नहीं है जो कि बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनियों की वो है। वो उन्होंने चला जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लें, गूगल ले लें, एप्पल ले लें, इनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ है ठीक। लेकिन वो थोड़े मुश्किल है तो इसलिए शायद लोग भागते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी आसान नहीं है। प्रोडक्ट के लिए रिस्क लेना पड़ता है आपको, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और प्रोडक्ट की पूरी जर्नी होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट मैनेजर्स बहुत कम अच्छे मिलते हैं आपको। ज़्यादातर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर मिल जाएंगे, प्रोडक्ट मैनेजर कम मिलेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर माइंडसेट ना, ठेकेदार माइंडसेट कि भाई लेबर गिन ली, लेबर से काम ले लिया, ये वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम आती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। दैट इज द रीजन। तो सर बस चार्जअप के हवाले से बताएं, व्हाट इज चार्जअप, और जिसके साथ आप करंटली जो है वो एसोसिएट हैं, यानी वाला को-फाउंडर। तो चार्जअप क्या है एंड किस मार्केट को ये टारगेट कर रहे हैं, किस मार्केट नीच पे काम कर रहे हैं? अच्छा, चार्जअप बेसिकली जो है ना यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी एक प्रोडक्ट है जो कि यानी फिनटेक उसमें कैटेगरी में आती है, और बेसिकली इट्स यानी SaaS बेस्ड यानी एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सही। और ये काम करता है टॉप ऑफ बैंक्स एंड पेमेंट सिस्टम्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा मसला है कि बेसिकली जो है ना वो बहुत सारे जो एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो या तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल है कि आपने किसी को पैसे दिए, ईमेल्स पे चल रहे हैं सिस्टम्स, या अगर आपने किसी को ट्रिप पे भेजा यहाँ से इस्लामाबाद तो उसको पैसे लेके भेजें, टिकट ले जाए और वो करे, मैनुअली चलता है। या अगर आप उसको बोलेंगे वो अपना खर्चा खुद करके आ जाए, बाद में रिइंबर्स करवा ले, तो मंथ वाला यानी लग जाता है इसको प्रोसेस करने में। तो लोग इससे आमतौर पर कोशिश करते हैं कि ना ही करें। तो
इसीलिए बेसिकली जो है ना यानी चार्जर बेसिकली ये इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब यानी इट हैज़ द वर्क फ्लो सिस्टम जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को केपेबल कर देगा इस चीज़ के लिए कि आप अपने जो है कॉर्पोरेट कार्ड्स अपने जो है कॉर्पोरेट कैश कार्ड जो है आप दे देंगे और दे कैन डू देयर ट्रांजेक्शंस व्हाइल यू आर ऑन ट्रैवल। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी अपने कोलीग को अपने एम्प्लॉई को अमेजोन की परचेजिंग के लिए कार्ड देना है, तो यू कैन स्टिक देम ऑन फॉर अमेजोन एंड यू कैन गिव हिम कार्ड फॉर $100 यानी $100 $1000 व्हाटएवर एक्चुअली देयर। तो वो आपको एक कार्ड मिल जाएगा जो कि बेसिकली आपकी ऐप में भी होगा वर्चुअल कार्ड, और एक फिजिकल कार्ड आपको वैसे भी मिल जाएगा। तो इट इज़ लाइक दैट। तो वो कार्ड जो है वो एक्सेस उसको यूज करते वो अमेजोन के ऊपर जो भी शॉपिंग उसको करनी है अमेजोन पे या पॉस पे, इट विल बी लाइक अ क्रेडिट कार्ड। ओके अच्छा, तो इसके लिए फिर स्टेट बैंक की काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉलिसीज नहीं होंगी जो हिट करेंगी? मैंने कहा ना आपसे, ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, इसमें रेगुलेशंस भी हैं, कंप्लाइंसेस भी हैं, लेकिन हमने बहुत उसमें स्मार्टली प्ले किया है। जब ये होपफुली ये प्रोडक्ट अपने पायलट में जा रहा है इन कपल ऑफ वीक्स, और फिर 3 महीने के पायलट्स के बाद बेसिकली उसको हम इंशाल्लाह रोल आउट करेंगे। तो यू विल सी दैट कि मतलब जो है ना ये कितना जो है ना यानी तो मैं अगर गलत नहीं समझ रहा तो ये बैंक्स के साथ भी एसोसिएट होगा डायरेक्टली विद योर कॉर्पोरेट अकाउंट, जो भी जिस भी कंपनी की तरफ से वो यूज़ किया जाएगा तो उसका एक कॉर्पोरेट कार्ड जो है वो बैंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा और एक्सपेंसेस जो भी हैं उसके साथ जो है वो डिडक्ट करेंगे डायरेक्टली बैंक अकाउंट से आपके। तो ये फिर बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन, हमारे यहाँ बैंक्स ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत मुश्किल से जो है वो एक्सेस दे रही होती है इन सारे डाटा का। अब यही तो हमारे प्रोडक्ट चैलेंज है ना, वो चैलेंज भी है और यूएसपी भी है, यही कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि मतलब किस तरह जो है ना बेसिकली जो है वो बैंक आप में क्यों इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल सही है, क्या कर रहे हैं। लेकिन सो फार जो हमारे पास जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो बैंक्स हैं और जो चीज़ें हैं, वो दे आर वेरी हैप्पी विद इट एंड दे आर एक्चुअली। कितने बैंक्स को अब तक कर चुके हैं? अभी फॉर पायलट हम लोग वी विल टेक वन जो है ना बैंक, क्योंकि हम लोग शरिया कंप्लाइंट भी हैं, तो वी विल एक्चुअली गो विद इस्लामिक बैंक्स ओनली। ओके तो वी विल बी वर्किंग विद दैट। तो और जो है जो उसका है हमारा तो एग्नोस्टिक सिस्टम है, जो भी बैंक आएगा हमारे साथ वी कैन एक्चुअली इंटीग्रेट आवर APIs एंड देन एक्चुअली इट कैन वर्क विद एनी बैंक और एनी पेमेंट सिस्टम और एनी काइंड ऑफ क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि अपने APIs को बैंक के सिस्टम के साथ कनेक्ट करना एब्सोल्युटली उसमें भी बहुत सारे टाइम लगते हैं, इसलिए चैलेंजिंग प्रोडक्ट है। मुझे इस आइडिया में इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ा कि मुश्किल काम है, बहुत सारे लोग इसे नहीं कर सकते। तो ये तो अभी इसका करंट फेस ये है कि पायलट उस पे है, पायलट फेज में, जिसमें हमारी बैंक्स के साथ इंटीग्रेशन तकरीबन कंप्लीट होकर अब टेस्टिंग उसमें चल रही है। ओके। और पायलट फेज बेसिकली जो है वो विद इन फ्यू वीक्स में हो जाएगा, जिसमें हम 3-4 कंपनीज जो हम MVP स्टेज होता है, जो एक स्टार्टअप बनाने का प्रॉपर तरीका भी होता है, आप 3-4 कस्टमर्स के साथ हम काम करेंगे, उनके साथ बैठ के हम उनकी अपनी प्रोडक्ट में जो फीचर्स हैं वो जो लाइक कस्टमर सेंट्रिक होने के लिए आपको चाहिए होते हैं, वो हम अपने उसमें साथ डालना शुरू कर देंगे। वंस वी विल सी, ये 3 मंथ का हमारा बेसिकली है जो प्लान पायलट फेज का, और उसके बाद वी विल एक्चुअली गो फॉर ग्लोबल रोल आउट। तो हमारे लिए आसानी है, हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है पूरा, हम किसी भी मुल्क में जाएंगे वहाँ के बैंक से बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे और वी विल बी अप एंड रनिंग इन मे बी 3-4 मंथ। ओके। तो इसका जो है वो इसकी क्या स्टेजेस थी, मतलब ये सीड मनी के साथ आया था या पार्टनर्स की तरफ से? ओके बूटस्ट्रैप है, लेकिन जो है यानी इसमें पार्टनर्स की भी बड़ा इंटरेस्ट है, जो पार्टनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट है। ओके। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं, लोकली सारी बात अभी फिलहाल लोकली है। ओके ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है वो इन्विटेशन हमारी कबूल की और हमारे साथ जो है वो एक अच्छी बैठक रही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट के हवाले से। एंड चार्जअप आई होप कि जो है वो एक ग्लोबल ब्रांड बन सके, ग्लोबल प्रोडक्ट बन सके इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सो बेस्ट ऑफ लक सर। और इसके बाद जो है वो हम दोबारा आपको जो है वो जब चार्जअप जो है वो लॉन्च हो जाएगा प्रॉपर्ली, तो दोबारा इन्विटेशन देंगे ताकि उसको हम प्रॉपर्ली एग्जामिन कर सकें कि उस टाइम पे क्या स्टेज है इसका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने जो है वो टाइम दिया, हमें देखा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कीजिएगा फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।